लास्ट क्लास में तुम्हारी बेंजीन में कहाँ तक रिवाइज हुआ था? अच्छा। एनीवन? मैम के कुले और उसके बैग की हिस्ट्री आपने बताई थी ना शायद। हाँ, हमें हिस्ट्री बताई थी ना आपने कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर दिया था के कुले से पहले भी लोगों ने अभी के कुले ना के दिया था। अच्छा। तुम्हारी वॉइस बहुत धीरे आ रही है कोविंद। वो जो के कुले से पहले जो वाला क्या का स्ट्रक्चर था उसकी हिस्ट्री भी बताई थी मैंने। स्क्रीन विजिबल है सबको? मैम आपकी आवाज बहुत मॉर्निंग मैम की आ रही हाँ? है। एक ही मैम आपकी आवाज कम से कम 4-5 बार रिपीट हो रही है। हाँ, पता नहीं क्यों रिपीट हो रही है। एग्जिट करके फिर मैम फिर से मैम दोबारा लीव होके दोबारा ज्वाइन करो। वेट। अभी भी वैसे ही हो रहा है। Yes, ma'am.
और कुछ नहीं। तो भाई आज फिर बुलाई, आज फिर आके 11 के खाना बनाओ, फिर लेट हो जाता है, ऐसा हम सो जाते थे। आज वो ये संगीत मंगीत है ना। अभी स्क्रीन विजिबल है? अरे तो यहाँ नीचे कहाँ स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके हाँ मैम। ओके से शायद कल के मतलब हमें क्या खाना, हम तो यहीं आगे हमको बनाना ही पड़ेगा। सो अब हम बेंजीन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। हमने हिस्ट्री पढ़ लिया था कि माइकल फैराडे ने बेंजीन को डिस्कवर किया था और उनके पास उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था एंड दैट वाज C6H6। ठीक है, अब बेंजीन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है दैट आर 6 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो भी 6 है। ठीक है, C6H6। तो जब इसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन किया गया था तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन से फर्स्ट पॉइंट ये ऑब्जर्व किया था कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि एज यू नो जो बेंजीन होता है, बेंजीन का सॉरी जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन से या तो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे या 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब कि चारों बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अनसैचुरेशन के केस में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर हम 6 कार्बन पे, जो हमारे ये 6 कार्बन है, इन 6 कार्बन पे भी अगर हम 6 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्डेड अटैच करते भी हैं तो भी जो वैलेंसी है कार्बन की वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन हमें क्या करना होगा, हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फर्स्ट इट वाज कंक्लूडेड कि जो हमारा बेंजीन है वो हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या आया था, दूसरा पॉइंट ये आया था कि जो हमारा बेंजीन है वो कौन से रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो हैं वो हमारा एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन पे जब एडिशन रिएक्शन कराया गया तो उस एडिशन रिएक्शन के बजाय बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। ठीक है, बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के वजह से ये कंक्लूड किया गया कि बेंजीन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो वो 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट है। देखो 3 जो तुम्हारा ये क्या नाम है 6 हाइड्रोजन है, उन 6 हाइड्रोजन को जब हमने बेंजीन के C6H6 के अकॉर्डिंग जब हमने उसका एलिफैटिक स्ट्रक्चर बनाया तो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो आए। ये 3 स्ट्रक्चर को हमने हाइपोथेटाइज किया था, मतलब हाइपोथेटिकली हमने इसको बनाया था कि क्योंकि हमने कभी भी रिंग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचा था, नहीं ध्यान दिया था कि बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, C6H6 को पहले एलिफैटिक कंपाउंड में, एलिफैटिक चेन में उसको हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आए जिसमें कि कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीटेड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है, बट दे ऑल आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, अनसैचुरेटेड हैं। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एडिशन रिएक्शन। तो जब इन तीनों स्ट्रक्चर्स पे हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन कराया, ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ और सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। तो जब हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन कराया तो हेलोजिनेशन रिएक्शन से जो ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ हेलोजन से।
तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन इट वाज कंक्लूडेड कि जो तुम्हारा बेंजीन है जो C6H6 है उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, रादर देन उसमें क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। तो ये दो कंक्लूजन आया बेंजीन के रिंग स्ट्रक्चर के बाद। उसके बाद फर्दर जब इसको दोबारा से हैलोजिनेशन इसका कराया गया, ठीक है, यहाँ पे वो पॉइंट आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है, दोबारा से जब हमने बेंजीन का हैलोजिनेशन रिएक्शन कराया तो फिर से एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट हुआ दूसरे हैलोजन एटम से, मतलब कि डाई हैलो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इट वाज कंफर्म्ड कि जो 6 के 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग में वो सारे के सारे इक्विवेलेंट है, मतलब कि 6 की जो रिएक्टिविटी है वो सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आके बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो पहला हाइड्रोजन निकलेगा या दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा या तीसरा निकलेगा या चौथा या पांचवा या छठा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि 6 की जो रिएक्टिविटी है 6 जो है वो इक्विवेलेंट है, उनकी रिएक्टिविटी जो है वो सेम है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। प्राइवेसी ओके लगा दी। ओके। उसके बाद जब ये ऑब्जर्वेशंस केकुले ने देखा तो क्या सजेस्ट किया कि जो हमारा कार्बन है, क्योंकि तुम्हें जब बेंजीन जो है दो इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड बट वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितने भी 6 हाइड्रोजन हैं वो 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट है, उनकी रिएक्टिविटी सेम है। तो फिर कैकुले ने क्या किया, कैकुले ने ये बोला कि जो बेंजीन में 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन एक हेक्सागन के फॉर्म में एक दूसरे से अटैच्ड है। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हेक्सागन के फॉर्म में वो एक दूसरे से अटैच्ड है और कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक एक हाइड्रोजन और एक एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच्ड हैं एक दूसरे से। केकुले ने फाइनली क्या बोला कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो 6 के 6 एक रिंग स्ट्रक्चर में हेक्सागन के फॉर्म में अटैच्ड है और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन एटम है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये केकुले ने बेंजीन के स्ट्रक्चर में बताया। अब हम पढ़ेंगे कि बेंजीन क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और क्यों एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है। तो इसमें आता है हमारा पॉइंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके वजह से कोई भी कंपाउंड जो है अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और रेजोनेंस उन्हीं में होता है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कंपाउंड्स जो हैं हमारे, वेदर दे आर एलिफैटिक और रिंग स्ट्रक्चर, वो हमारा रेजोनेंस शो करेंगे। अब रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? पहला, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। सेकेंड इज कि जो हमारा अनसैचुरेशन है उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो या चार्ज प्रेजेंट हो या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो या चार्जेस प्रेजेंट हो, कैटायन और एनायन प्रेजेंट हो या फिर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो। तो अगर इन सब में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। अब अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में भी क्या है, कार्बन के ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, पहला कि प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो हाँ, कार्बन जो हमारा बेंजीन है उसमें अनसैचुरेशन है और अनसैचुरेशन के अल्टरनेट पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा बेंजीन जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। अब रेजोनेंस में होगा क्या, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। पहले जो 1-2 पोजीशन है वो हमारा 2-3 हो जाएगा, 3-4 हो जाएगा, मतलब उनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो डबल बॉन्ड्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि डबल बॉन्ड्स की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो दोनों जो चेंज होगा इसमें वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कि ये कॉन्टिन्यूअसली जो है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस रेजोनेंस के वजह से जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की वो इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करता, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि बेंजीन हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो एडिशन रिएक्शन इसलिए नहीं शो करता क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस होने के वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा एडिशन रिएक्शन होता है वो एडिशन रिएक्शन प्योर डबल बॉन्ड या प्योर ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, लेकिन बेंजीन में जो हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दे आर हाइब्रिड बॉन्ड्स। हाइब्रिड बॉन्ड मतलब कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड है ना ही कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, बेंजीन में जो हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो हाइब्रिड बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के। दे आर नॉट कंप्लीटली डबल बॉन्ड एंड दे आर नॉट कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिड बॉन्ड है। तो इस वजह से भी बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट ये था आपका। थर्ड पॉइंट कि बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, तो इस वजह से नहीं शो करता क्योंकि बेंजीन अगर एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी और दूसरा इसकी एरोमेटिसिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके वजह से बेंजीन हमारा एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, और रेजोनेंस होने के वजह से बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, मैम थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। थर्ड पॉइंट ये है बेटा, अगर देखो एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन में जनरली होता क्या है, जो हमारा अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? यस मैम। डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड है इन पे एडिशन रिएक्शन होगा तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और 2 एक्स्ट्रा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा स्ट्रक्चर में। यस मैम। ठीक है, तो अब मान लो हमने ये बोला कि ये जो फर्स्ट बॉन्ड है ये फर्स्ट बॉन्ड डिस्ट्रॉय हो गया बाय एडिशन रिएक्शन, तो क्या ये बेंजीन का स्ट्रक्चर रह पाएगा? नो मैम। नहीं रह पाएगा ना, जिसका मतलब कि उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करेगा, जो वो रेजोनेंस शो कर रहा है वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो अपनी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब स्टेबिलिटी जो है बेंजीन की, पहले तो तुमने बोला कि रेजोनेंस की वजह से भी ज्यादा होती है, और दूसरा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो होता है जब हम किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के टाइम पे जो हीट इवॉल्व होती है उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है?
heat of hydrogenation is the energy which is evolved when unsaturated compound gets हाइड्रोजनेटेड, मतलब जब हम उसका हाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, तो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जब तुम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराओगे तो उस टाइम पे जो हीट इवॉल्व होती है उसी हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे जो तुम्हें बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए समझाया गया है, बेंजीन के रेफरेंस में दो कंपाउंड लिए गए हैं, साइक्लोहेक्सीन एंड 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हमारे 6 कार्बन के हैं, हेक्सागन फॉर्म में है, ठीक है। और बेंजीन तीसरा हमारा कंपाउंड बेंजीन है। तो तीनों का जब हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएंगे, अगर आपको स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस मैम। तो देखो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराने से हमारा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। साइक्लोहेक्सीन का तुमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो हमारा साइक्लोहेक्सेन बना। सेकेंड में 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन है, इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराया तो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हुआ। और जब हमने बेंजीन का हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराया तो भी हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना हमारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इवोल्यूशन देखिए अगर हम एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का अगर हम इवोल्यूशन देखें तो इसमें तुम्हारा जो एक डबल बॉन्ड, ठीक है, जब एक डबल बॉन्ड हमारा हाइड्रोजनेटेड होता है या एक डबल बॉन्ड जब हमारा सैचुरेशन में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, तो कितनी एनर्जी निकलती है? 28.6, ठीक है। सिंगल डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन एटम आके ऐड होता है तो हमारी निकलती एनर्जी 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो साइक्लोहेक्साडाइन में कितने डबल बॉन्ड है? 2। देखो कितने डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्साडाइन में स्टूडेंट्स, कितने डबल बॉन्ड है साइक्लोहेक्साडाइन में? 2 मैम, 2। तो एक से हमारा 28.6 निकल रहा है और दूसरे तो 2 से कितने निकलेंगे? 28.6 इंटू 2, यस और नो? यस मैम। तो यस मैम। जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 57.2, बट हमारा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो कितना आ रहा है? 55.4। समझ में आ रहा है सबको? ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखो, सिंगल डबल बॉन्ड जब हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो कर रहा है तो हमारी हीट निकल रही है 28.6 की। तो साइक्लोहेक्साडाइन में 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 28.6 इंटू 2 कर देंगे, 57.2 एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। बट थियोरेटिकली तो ये वैल्यू हो गई, थियोरेटिकल वैल्यू हमारी ये हो गई, और प्रैक्टिकल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 55.4 आ रही है, ठीक है। ऐसे ही बेंजीन के लिए अगर कैलकुलेट करो तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3। 3 मैम। तो कितने एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी? 85.8। 3 इंटू 28.6, बट एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 49. 49, ठीक है। तो जहां पे थियोरेटिकली हमारी कितनी रिलीज होनी चाहिए थी? 85 अप्रॉक्स होनी चाहिए थी, और यहाँ पे हमारी हो रही है 49। तो तुम्हें मैंने हर बार बताया है कि स्टेबिलिटी और एनर्जी में क्या क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट मैम, डायरेक्टली बस। डायरेक्ट रिलेशन होता है गोविंद? हाँ मैम, वो कम हो जाता तो बढ़ जाती है ना स्टेबिलिटी। वो कम हो जाता तो बढ़ जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ या इनवर्स रिलेशन हुआ? इनवर्स ही हुआ। इनवर्स रिलेशन हुआ, ठीक है। एनर्जी और स्टेबिलिटी में
इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? हाँ, बढ़ेगी मैम। इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। तो बढ़ेगी। यहाँ पे तुम अगर देखो तो बेंजीन की जो एनर्जी है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कम है, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए थी? 85.8 होनी चाहिए थी, बट प्रैक्टिकली वी आर गेटिंग 49.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो मतलब कि एनर्जी जो है वो काफी डिक्रीज हुई है, अराउंड 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज हुई है तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से जो तुम्हारा बेंजीन है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू अदर cyclic unsaturated compounds like cyclohexene और 1,3-cyclohexadiene। अगर इनसे हम कंपेयर करें बेंजीन की स्टेबिलिटी, तो बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो बहुत कम होती है, और एनर्जी कम रिलीज होने के वजह से, कम एनर्जी रिलीज होने के वजह से जो स्टेबिलिटी है बेंजीन की वो इनहेंस हो जाती है। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट एनीवन? क्लियर है ये पॉइंट बेंजीन की स्टेबिलिटी? यस मैम। ओके। अब जो बेंजीन जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्टेबिलिटी, ठीक है। वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि अगर एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो एडिशन रिएक्शन शो करने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके वजह से वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देता है, या डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देता है, ठीक है, या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स हायर स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अभी आपको पता चल गई कि बेंजीन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एनर्जी लेस होती है। ओके, गुड। दूसरा, बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के वजह से भी वो अपनी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। अब एरोमेटिसिटी शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? फर्स्ट कंडीशन इज कि द कंपाउंड शुड बी और अ मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि हकल रूल फॉलो करने के लिए, रेजोनेंस की कंडीशन में और एरोमेटिसिटी हकल रूल के लिए, दोनों में कंफ्यूज मत होना। रेजोनेंस के लिए कोई भी स्ट्रक्चर लिमिटेशन नहीं है, साइक्लिक हो या एलिफैटिक हो, रेजोनेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। बट हकल रूल्स के लिए एरोमेटिसिटी शो करने के लिए देयर इज स्ट्रक्चर लिमिटेशन, और वो ये है कि जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल हमारा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। पहला ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर हो। प्लेनर मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन फॉर अ प्लेनर मॉलिक्यूल? sp2, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो या मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर हो। थर्ड पॉइंट क्या है? कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, मतलब कि अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, ठीक है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, प्रेजेंस ऑफ p ऑर्बिटल ऑन एवरी कार्बन, ठीक है। हर एक कार्बन पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो बेंजीन हमारा कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है, बेंजीन हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और बेंजीन हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल भी है, C6H6 जो है वो हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल भी है। तो इन सब के वजह से बेंजीन हमारा क्या शो करता है? बेंजीन हमारा एरोमेटिसिटी शो करता है और हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है।
फोर्थ क्या है कि मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई। ठीक है, तो 4n+2 पाई को हमारा बेंजीन जो है वो फॉलो करता है, और बेंजीन इसी वजह से एरोमेटिक होता है। चारों कंडीशंस जो हैं, फर्स्ट इज इट शुड बी अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। यस, बेंजीन हमारा साइक्लिक मॉलिक्यूल है। इट शुड बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो बेंजीन का भी जितने भी कार्बन प्रेजेंट है, हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। फिर क्या है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और चौथा, फॉलोज हक्कल्स रूल। ठीक है, फॉलोज हक्कल्स रूल, 4n+2 पाई। तो ये चारों कंडीशन को बेंजीन हमारा सेटिस्फाई करता है, जिसके वजह से बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे तुम्हारे बेंजीन के। अभी तक कोई डाउट किसी को किसी भी चीज में? एनीवन? हाँ, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन हीट थी, वो चेंज कैसे चेंज डिफरेंस देखो, सबसे पहली बात कि जो तुम्हारा बेंजीन है उसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होती है। अब तुम अगर साइक्लोहेक्सीन को देखो और साइक्लोहेक्साडाइईन को देखो, तो उन दोनों में रेजोनेंस जो है वो, पहले तो साइक्लोहेक्सीन में रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और जो साइक्लोहेक्साडाइईन है उसमें अगर रेजोनेंस होता भी है तो पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, पूरे कंप्लीट कार्बन एटम जितने भी प्रेजेंट है, जो पूरा मॉलिक्यूल है, उस पे रेजोनेंस नहीं होगा। तो वो इजीली क्या करेंगे? अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितना रिक्वायर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो बेंजीन है हमारा, वो कंप्लीट रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तीन उसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पूरे रिंग स्ट्रक्चर पे रेजोनेंस होगा। जो तुम्हारे डबल बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली डीलोकलाइज होंगे। तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने के वजह से स्टेबिलिटी उसकी वैसे ही रेजोनेंस के वजह से ज्यादा हो रही है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को हैम्पर ना करते हुए वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन शो करेगा, बट जो एनर्जी होगी वो कम रिलीज होगी। क्यों कम रिलीज होगी? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो जब एनर्जी कम रिलीज हुई है तो स्टेबिलिटी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जो तुम ये बोल रहे हो कि मैम वहां पे एनर्जी क्यों अलग रिलीज हुई है, तो वो इसी वजह से हुई है क्योंकि रेजोनेंस के वजह से तुम्हारा जो एडिशन रिएक्शन है वो कंप्लीट एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब एक तरफ से ये सोचो कि बेंजीन खुद को रिस्ट्रिक्ट करता है एडिशन रिएक्शन शो करने के वजह से, और उसी रिस्ट्रिक्शन के वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम हुई है। क्लियर? यस मैम। एनीवन? किसी और को कोई डाउट? मैम जैसे साइक्लो एल्केन में था कि एक ऑब्जर्व जो एनर्जी आ रही है और एक जो उसकी एस्टिमेटेड जो कैलकुलेट करके जो रियल में आ रही है वो उससे कम होती है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, वो स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही है, मतलब ज्यादा क्यों हो रही है देखो, बेंजीन की? जो तुम्हारी ये थी साइक्लोहेक्साडाइईन थी, उसकी 57 अप्रॉक्स कुछ आ रही थी ना, 28.6 इंटू 2 करोगे हाँ तो 57 अप्रॉक्स कुछ उसकी वैल्यू आ रही थी। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी थी? 55 थी, आई थिंक 55 समथिंग थी। हाँ उससे कम थे। हाँ, ये देखो, ये ना 57 और यहाँ 55, तो ये ज्यादा है 57। यहाँ पे भी जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो ज्यादा है और ऑब्जर्व वैल्यू कम है। लेकिन अगर इन दोनों का डिफरेंस तुम निकालोगे तो अराउंड 2 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है? 2.2 का ही आ रहा है डिफरेंस। बट अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो डिफरेंस ज्यादा ज्यादा आ आ रहा रहा है ना, तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है, मतलब कि एनर्जी कम रिलीज हो रही है। यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है,
2 का डिफरेंस मान लो तुम, 2 का डिफरेंस है यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइन के में, और यहाँ पे तुम्हारा अराउंड 40 का डिफरेंस आ रहा है। यस और नो? मतलब हाँ मैम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आने का मतलब ये है कि बहुत कम एनर्जी रिलीज हो रही है। बहुत कम एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि बेंजीन जो है वो खुद को रोक रहा है कि वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ना शो करे, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन, और तुम्हें भी पता है कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन जल्दी शो नहीं करता है, सो एज टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रक्चर, सो एज टू प्रोटेक्ट इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज हो रही है, और कम रिलीज हो रही है तो इट मींस की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर गोविंद? ठीक है। हाँ हाँ मैम समझ गया। समझ गए मैम, समझ गए। ओके, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ये आपको सबको पता है, कौन कौन से होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? नवीन? Yes, ma'am. मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैम मोनो सब्स्टिट्यूशन सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और पॉली सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और वही हैलोजिनेशन, हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन और मैम और फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, हाँ गुड, एसाइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। बस यही 5 है। ठीक है, जी मैम। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। ठीक है, यस मैम। और सिंपली क्या होगा, एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट होगा और जो दूसरा हमारा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखो ऐसा है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अगर हम मान लो नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3 से, तो NO2 प्लस विल बी आवर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल आके फिर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वो डबल बॉन्ड हमारा उस कार्बन के टुवर्ड्स ब्रेक होगा जिसपे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे, तो रिंग पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ये कार्बोकेटायन अब रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन थी, प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, और उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे या तो डबल बॉन्ड हो या तो चार्ज स्पीशीज हो, या तो कैटायन या एनायन। अब यहाँ पे तुम देखो जो डबल बॉन्ड है उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहाँ फिर से फर्दर रेजोनेंस होगा। ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज रिंग पे पूरा डीलोकलाइज होगा। आफ्टर द डीलोकलाइजेशन लास्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, और वो हाइड्रोजन आयन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देके जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये मैंने मैकेनिज्म आपको क्लास में भी कराया था। ये है तुम्हारा ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म। पहले हमारा जो ब्रोमीन है वो ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हुआ, और ये इलेक्ट्रोफाइल आके रिंग पे अटैक कर रहा है। रिंग पे अटैक करने के वजह से रिंग पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन दिखाया है चार्ज का। अच्छा, अगर रिंग पे या मान लो कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो बॉन्ड किधर ब्रेक होता है, डायरेक्शन क्या होता है बॉन्ड ब्रेक होने का?
ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था। क्या मैम? ब्रेक होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बगल में तुम्हारा मान लो उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ब्रेक होने की डायरेक्शन क्या होती है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज? जिस साइड पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अ- साइड में नेगेटिव चार्ज अपोजिट, जनरेट होगा। हाँ उसके नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा ना घूम के। गोविंद तुम हमेशा उल्टा ही बोलते हो क्या? उल्टा क्या? अरे मैम मतलब उसके दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, जिस तरफ डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। संजीता? मैम उसका टुवर्ड्स जाएगा। यस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ब्रेक होगा। और इसका मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड उसके टुवर्ड्स ब्रेक हो रहा है तो इट मींस कि वो अपने मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज कार्बन को डोनेट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां पे, और बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो निगेटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में भी निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होगा, जिसके वजह से बॉन्ड जो है वो अवे फ्रॉम निगेटिव चार्ज ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखो कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो बॉन्ड अवे ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमिनेशन की वजह से रिंग पे आया है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये जो दो तुम्हारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में डीलोकलाइज होंगे और बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बॉन्ड अगर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज ब्रेक होगा तो इट मींस कि पॉजिटिव निगेटिव न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, और जिस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज फिर से आ जाएगा, तो इसी वे में पूरा बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होगा, और अल्टीमेटली जो हमारा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को डोनेट करके। क्लियर? ओके, यस मैम। नेक्स्ट है हमारा सल्फोनेशन। SO3 पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एल्काइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। एसाइलेशन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी हमारा AlCl3 के प्रेजेंस में एसाइल बेंजीन फॉर्म होगा, एल्काइल बेंजीन एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बाय सल्फोनेशन। हैलोजिनेशन में हमारा हेलोबेंजीन फॉर्म होगा, नाइट्रेशन में नाइट्रोबेंजीन। ये तुम्हारा एसाइलेशन का मैकेनिज्म दिया है। जो हम AlCl3 है, मैंने ये तुम्हारे उसमें भी पूछा था, एग्जाम में भी पूछा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो AlCl3 का रोल क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। AlCl सबने लिखा था कैटलिस्ट कैटलिस्ट कैटलिस्ट। जो AlCl3 होता है, AlCl3 का रोल होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर तुम ये स्टेप देखो तो इस स्टेप से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो लास्ट में हमारा फॉर्म हुआ दैट इज अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अल्काइल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हुआ है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वन वर्ड में पूछा जाएगा या कि व्हाट इज द रोल ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो आप लिखोगे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ये आके बेंजीन पे अटैक करेगा, रिंग पे आएगा पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, एंड लास्ट में जो हमारा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एनी डाउट? Any doubt? नो मैम। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा हाइड्रोजन एडिशन रिएक्शन।
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, देखो टेम्परेचर कितना ज्यादा है 300 डिग्री सेल्सियस पे। बेंजीन जो है वो जनरल कंडीशन में एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, बट स्पेशल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे फिर उसका एडिशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या पैलेडियम, और वो हमारा साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के एडिशन में सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो है तुम्हारा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म तुमने अल्केन के रिएक्शन में पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ मैं पढ़ा। यहाँ पे बॉन्ड जो है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है या यहाँ क्लोरीन क्लोरीन के जो बीच में जो बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिक ब्रेक हो ना होके वो होमोलिटिक ब्रेक होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इन दोनों के बीच में वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो वैसे स्पीशीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसपे एक हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इक्वल डिवीजन से जो स्पीशीज बनते हैं, होमोलिटिक फिशन से, बॉन्ड के होमोलिटिक फिशन से जो स्पीशीज फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो ये जो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन है बेंजीन का, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज योर समरी फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। दिस इज योर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट नाइट्रेशन या हैलोजिनेशन। दिस इज एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये है तुम्हारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्रोमिनेशन और यहाँ पे तुम्हारा सल्फोनेशन। दिस इज द समरी ऑफ योर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मैं वो पढ़ाऊंगी इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेंजीन, ठीक है। ओके ओके मैम। अभी तक किसी को कोई Okay. डाउट? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ओके किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं मैम। कोई भी डाउट, किसी भी उसमें रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? अगर तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो मुझे बता दो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। मैम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कितनी है, मतलब किस रेट से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा मतलब? इलेक्ट्रॉन खींचेगा? क्यों खींचेगा इलेक्ट्रॉन? ऐसे ही खींच लेगा? मैम उस पे चार्ज होगा ना, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आएगा? मैम पॉजिटिव लूज करेगा तो नेगेटिव आएगा। मतलब ऐसे ही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने टुवर्ड्स ब्रेक कर लेगा? बोलो। नो मैम। फिर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब खींचेगा ना अपना वो कंप्लीट करने के तो लिए। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स में होता है, ठीक है। जो कंपाउंड सिग्मा, जो मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे होगी जब वो सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड है? तो मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। फिर मैम अगर उस कुछ दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उससे हाई। सही बोल रहे हो, बोलो, बिल्कुल आसपास हो, बोलो। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, ठीक है। तो
जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है तो वो क्या करता है, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने टुवर्ड्स पार्शियली शिफ्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं आता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। अगर कंप्लीट शिफ्टिंग होगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड टूट जाएगा और वो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट को तो इससे जोड़ो इंडक्शन, इंड्यूस वर्ड बना है। ठीक है, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो वो क्या करेगा, पार्शियली अपने टुवर्ड्स शिफ्ट करेगा। और पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव चार्जेस का इंडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। वो उनमें होता है जिनमें कार्बन और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम। नवीन अटेंडेंस मैम सेंड कर दी।